नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पॉलिटी कंप्लीट मास्टर सीरीज में। यह सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में हम आपको इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं, जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एमसीक्यू प्लस थ्योरी का पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा और हम इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक चीजों को कवर करेंगे। यानी कि पॉलिटी का एक ऐसा रिवीजन जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें हम टोटल 50,000 क्वेश्चन, ठीक है, 50,000 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से और हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये सीरीज किन किन एग्जाम के लिए है ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो आप यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके लिए ले सकते हैं, आप यूपी पीएससी यानी स्टेट पीसीएस का भी, किसी भी स्टेट का हो सकता है वो, ठीक है, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स के लिए आप ले सकते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या और भी जो भी एग्जाम हैं वो सभी एसएससी के एग्जाम कवर हो जाएंगे। रेलवे के सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे और यूपीएसआई, यूपीपी ये कवर हो जाएंगे। तो देखो अभी कैलेंडर जारी हुआ है, ये सभी वैकेंसी आने वाली भी हैं, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना। अगर आप पॉलिटी को जीरो से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर आप रिवीजन करके अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो ये सीरीज जरूर आपके लिए फायदेमंद या परफेक्ट है। ये मैं कहूंगा ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है, इसलिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इससे रेगुलर प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आप पहले क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल का भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूं लेकिन अभी चैनल पे कोई ज्यादा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं इस बार ये बिल्कुल फ्री सीरीज करा रहा हूं जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और आज के बाद इस सीरीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आया था? ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन है, ठीक है। कहां से? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो हम छोटे छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए एक बड़ा टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आया था? तो आपको अच्छे से पता है सबसे पहले कौन आया था। तो आप कहेंगे जो सबसे पहले आया था वो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को द गामा। वास्को द गामा, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो ये कब आया था? तो आप कहेंगे 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। ये कहां पहुंचा था? तो आप कहेंगे कालीकट, ठीक है, कालीकट ये पहुंचा था, जो आज का क्या है? आज का केरल है। क्या है? तो आप कहेंगे आज का केरल है। इतनी बात आप सबको पता होगी पहले से अगर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये वास्को द गामा जो है ये क्या है? ये पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली है। तो सबसे पहले यही आया था 1498 में, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी राइट है। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। अब क्वेश्चन बन सकता है इसके बाद कौन आया था? तो आप याद रखना दूसरा नंबर किसका है? डच का। दूसरे नंबर पे कौन है? तो आप कहेंगे डच आए थे। क्वेश्चन तीसरा बनेगा इससे कि तीसरे नंबर पे कौन आया? तो आप क्या बताएंगे? अंग्रेज आए थे, ठीक है। लास्ट में फ्रांसीसी आए थे जो कि 4 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर।
और ये फर्स्ट, एक नंबर पे। तो इतना आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है वो दिन क्या था, तो आप कहेंगे वो 31 दिसंबर था। ठीक है, क्या था? 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ये डेट था, यानी आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक है, कहाँ की? आप कहेंगे इंग्लैंड की महारानी एलिजा प्रथम थी जो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजा प्रथम, एलिजा प्रथम। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा चार्टर देकर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चार्टर देकर की गई थी, देकर की गई थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप कहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन? एलिजा प्रथम। ठीक है, कौन? एलिजा प्रथम। इन्हीं के द्वारा चार्टर देकर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत में अंग्रेजों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो जो इनका प्रारंभिक उद्देश्य था, ऑप्शन आप बता पाएंगे क्या था? व्यापार करना था। ठीक है, इनका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की शुरुआत का कारण बना? ठीक है, यानी वो कौन सा युद्ध है इन निम्नलिखित में से जो अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता है उसका शुरुआत का कारण बना, यानी उसकी शुरुआत करने का क्या बना? कारण बना था। तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अच्छा, इसके बारे में अगर आपसे पूछे ये कब हुआ, तो आप कहेंगे 23, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, 23 जून 1757 में। ठीक है, 1757 में। कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता ही है, प्लासी में। ठीक है, ये याद रखना जरूर। ठीक है, फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है किसके बीच हुआ था? बीच। तो ये याद रखना हमेशा कि अंग्रेज एक साइड कौन थे? तो आप कहेंगे एक साइड अंग्रेज थे और दूसरे साइड कौन थे? तो आप कहेंगे बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब, नवाब। तो इतना याद रखना, जो प्लासी का युद्ध है किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे अंग्रेज थे और एक साइड बंगाल के नवाब थे। अंग्रेज यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो बंगाल के नवाब, तो आप सभी को पता है बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। ठीक है, और अंग्रेज की साइड से कौन थे? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेज के साइड से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो आप सभी को पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका वो सेनापति था। क्या था? सेनापति थे, या फिर आप कह सकते हैं अधिकारी था। ठीक है, सेनापति अधिकारी था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव इधर से नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में। ठीक है, आप याद रखना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इधर से बंगाल के नवाब कर रहे थे। कौन थे? तो आपको बताया मैंने, सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखते हैं एक बार और अच्छे से याद रखना है, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना। अब यहाँ थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था?
22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जो आज का बिहार है यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? आज का जो बिहार है यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये चीज याद रखना अच्छे से। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, अच्छा ये किसके बीच में हुआ था? यहां भी पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, कौन थे? यहां पे लिख देते हैं हम, अंग्रेज। अंग्रेजों और कौन था? एक साइड अंग्रेज थे, दूसरे साइड कौन था? तो आप कहेंगे जो भारतीय शासक थे उनका गठबंधन था, यानी भारतीय शासकों का गठबंधन। यानी भारत की जो शासक है इनके साइड से नेतृत्व करने वाले 3 लोग थे। कौन कौन थे? तो आप कहेंगे एक थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, और एक थे सूरजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, ठीक है। एक थे शाह आलम जो सेकंड थे, ये मुगल सम्राट थे, ठीक है। ये किधर से थे? तो भारतीयों की तरफ से थे, इंडिया की तरफ से थे, ठीक है, इंडियन की तरफ से। और अंग्रेज के साइड से एक थे, कौन थे वो? जो अंग्रेज की साइड से नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ये जो युद्ध हुआ था, ये बक्सर का युद्ध, ये किस कारण से हुआ था? तो देखो, इसका युद्ध होने का जो कारण था वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत जो थी उसके कारण से ये युद्ध हुआ था। दूसरा जो था वो व्यापारिक अधिकार को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, इसलिए ये युद्ध हुआ था। इस चीज को याद रखना। इस युद्ध में जो निर्णय आया था उसमें इंडियन हारे थे, ठीक है, यानी अंग्रेज की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। और इसी जीत के बाद भारत पर नियंत्रण और मजबूत हो गया था, ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन की तरफ से कौन? 3 लोग नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से एक, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखना। अब अगला क्वेश्चन जो पानीपत का युद्ध है, तो पानीपत का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में बन सकता है। तो देखो, पानीपत का जो युद्ध है, 3 प्रमुख पानीपत के युद्ध हुए थे। कितने? 3 युद्ध हुए थे, आप सभी को पता है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, आपको याद रखना। फर्स्ट के बारे में पूछे कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1526 में, ठीक है। सेकंड का अगर हम पूछें, सेकंड कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1556 में हुआ था। और थर्ड का अगर हम पूछे आपसे, थर्ड कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1761 में हुआ था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहला हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। दूसरा जो है ये, और तीसरा ये, इसमें भी बताना है किसके बीच में हुआ था, ठीक है। जो 1526 का युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में, इतना याद रखना। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो आपको ये याद रखना है, इसमें जीत हुई थी अकबर की। और 1526 में किसके बीच में हुआ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। और जो थर्ड हुआ था 1761 में, ये किसके बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके? अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेन के बीच में हुआ था। किसके? मराठा सेन। यानी एक साइड कौन थे? अहमद शाह अब्दाली थे, और दूसरी साइड मराठा सेन थे, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। किसकी जीत हुई, तो आप कहेंगे अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। ये जो चौथा ऑप्शन है कर्नाटक का युद्ध, तो कर्नाटक का युद्ध भी कितने? 3 हुए थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पहले युद्ध की बात करते हैं, यानी फर्स्ट कब हुआ था, तो आप याद रखना 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, ये चीज जरूर याद रखनी है। किसके बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के
बीच में, फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, ये पहला युद्ध हो गया। सेकेंड युद्ध पे आते हैं। सेकेंड वार में जो हुआ था वो, तो आप कहेंगे 1749 से 1754। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सेकेंड युद्ध हुआ था। ठीक है, थर्ड युद्ध भी लिख लेते हैं। थर्ड युद्ध तो आप कहेंगे 1756 से 1763। ठीक है, 1763, हाँ 1763 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, तो ये भी हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो आप कहेंगे इसमें जीत अंग्रेज की हुई थी। ठीक है, यानी अंग्रेज जो थे इसमें जीत गए थे। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें तो आप कमेंट करके जरूर बताना, प्रयास करेंगे और बेहतर करने की। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अभी अभी आपने इसको पढ़ा था, किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चले अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि जो 1774 का बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, 1774 का कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें तीन शक्तियां, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ थी। तीन शक्तियां अंग्रेजों के खिलाफ थी। उस स्लाइड में जगह नहीं थी तो यहाँ पे समझ लेते हैं। 1774 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें तीन शक्तियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है, किसके, अंग्रेजों की। अच्छा यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, कहाँ पे, ये बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज थे और इंडियन की तरफ से तीन तीन शक्तियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो इसी चीज को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तीन शक्तियां थी जो अंग्रेजों की क्या थी, खिलाफ थी, खिलाफ। और वो तीन शक्तियां कौन कौन सी उनको समझते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से समझना है। पहली शक्ति कौन थी, तो आप कहेंगे मीर कासिम। ठीक है, कौन थे, मीर कासिम, मीर कासिम। ये कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल के नवाब हैं। ठीक है, ये क्या थे, बंगाल के नवाब, ये बंगाल के नवाब थे। दूसरी शक्ति की बात करते हैं, तो दूसरी आपको पता है सुजाउद्दौला थे। ठीक है, कौन थे, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। ये क्या थे, तो इनको भी याद रखना, ये अवध के नवाब थे। कहाँ के थे, अवध के। तो ये एक एक नाम काफी इंपॉर्टेंट, याद जरूर रखना और सपोर्ट अपना जरूर करना हमें, चैनल को आगे ग्रो करने के लिए। दूसरा हो गया। तीसरा कौन थे, तो आपको अभी हमने बताया शाह आलम सेकंड। ठीक है, कौन थे, शाह आलम सेकंड। अब इनके बारे में क्या बताया, तो ये मुगल सम्राट थे। ठीक है, हमने सोचा ये आपको होमवर्क दे, लेकिन ठीक है मैंने बता दी, कौन थे, मुगल सम्राट थे। तो देखो आपने यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लिया और याद भी रखना है अच्छे से कि बक्सर का युद्ध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और थ्योरी वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के विरोध में कौन था। अब देखो आपका क्वेश्चन इसी स्लाइड से बन गया है। यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वहीं से ये क्वेश्चन बन गया जो आप टिक कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी यहीं से आंसर मिल जाएगा कि बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों के विरोध में कौन था। तो आपको पता है मीर कासिम अंग्रेजों के विरोध में था, सुजाउद्दौला भी अंग्रेजों के विरोध में था, और इसमें शाह आलम द्वितीय भी था। कौन था, शाह आलम द्वितीय भी था। तो यानी ऑप्शन आपका सी सही है, क्योंकि इसमें मीर कासिम भी है, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी है। यानी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, केवल मीर कासिम, केवल सुजाउद्दौला नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गया। अच्छा यहाँ पे सी लिखा, वहां सू लिखा है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय है। यही तीन शक्तियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। क्या है वो? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखना, ऑप्शन पहला क्या है इसका? करेक्ट है। क्या है ये? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अच्छा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, याद रखना, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहां तक ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या था? यानी जो दीवानी अधिकार है इसका अर्थ क्या था? तो जो दीवानी अधिकार है इसका अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम कहेंगे राजस्व। ठीक है, इसको सही लिखते हैं, राजस्व। यहां पे लिखा ऑप्शन सी राइट है, राजस्व वसूली का अधिकार। तो ये याद रखना दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन की व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? द्वैध शासन, इस चीज को याद रखना। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसे 1765 में, पहले याद करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो द्वैध शासन है इसको लागू किसने किया था? तो 1765 में किसने लागू किया था? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने ये व्यवस्था शुरू किया। क्या हुआ? इसने व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था? आपको ये भी याद रखना है। पहला बंगाल में शुरू किया था। ठीक है, दूसरा बिहार में शुरू किया। ठीक है, तीसरा उड़ीसा में। तो ये तीन नाम हमेशा याद रखना। तो यहां पे द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इसमें से कौन सा नाम आ रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे बंगाल आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम समझते हैं द्वैध शासन को, पहले समझ लेते हैं द्वैध शासन क्या है आखिर, ये तो हमें पता चले। ठीक है, देखो द्वैध शासन को एक प्रकार से हम ऐसे पढ़ेंगे, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है, जब द्वैध शासन की परिभाषा अगर आपको बताएं तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मानते हैं ये ए व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास राजस्व है। क्या है? राजस्व है। राजस्व मतलब पैसा है। ठीक है, पैसा है। ये बी व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास क्या है? जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस द्वैध शासन में यही चीज हुई कि जिसके पास पैसा है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ठीक है, और जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है। मान लेते हैं इसने जिम्मेदारी ली है बी व्यक्ति ने। ठीक है, अब यहां पे अगर किसी भी चीज की जिम्मेदारी ली गई है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे उनका खर्चा भी उठाना होगा। लेकिन इसके पास क्या? पैसा होता ही नहीं है। पैसा किसके पास होता है? पैसा होता है ए व्यक्ति के पास। इसके पास पैसा है तो ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये देश शासन में होता है, यही देश शासन में हुआ। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया। ठीक है, अधिकारियों में क्या हुआ था? भ्रष्टाचार फैल गया। तो आप ये द्वैध शासन को समझ गए होंगे, हम बहुत सिंपल एग्जांपल में आपको समझाए हैं। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली का मुख्य परिणाम क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। तो क्या हुआ था? भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई तो इससे क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज, ठीक है, इन्होंने क्या किया? राजस्व तो ले लिया था। राजस्व यानी कि पैसा तो ले लिया था। पैसा क्या किया इन्होंने? पैसा बहुत आराम से ले लिया, क्योंकि पैसा किसी को तो काटता नहीं है। पैसा ले लिया था आराम से, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। क्या किया इन्होंने? ये जो अंग्रेज थे इन्होंने पैसा लिया लेकिन जिम्मेदारी
नहीं ली। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला। ठीक है, क्या हुआ, अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला। अब आखिर आप भी यहाँ पे सोच रहे होंगे, जब आपके पास पैसा है लेकिन इनकी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है, तो ये भ्रष्ट अधिकारी तो बनेंगे ही। तो इसी रीजन से अधिकारियों में क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैल गया। आप कहेंगे भ्रष्टाचार फैल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट और याद रखना इसी में कि 1770 का भयानक अकाल पड़ा था। 1770 में क्या हुआ, भयानक अकाल पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुआ, मारे गए। कितने लोग, बहुत सारे लोग, हम यहाँ पे लाखों कह सकते हैं। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग, तो आप कहेंगे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अभी टोटल 10 क्वेश्चन आपके हो गए, लेकिन यहां पे आपने कम से कम 50 क्वेश्चनों को सीखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अब हम अगला जो टॉपिक है वो हम 1773 का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 1773 का एक्ट पढ़ेंगे, यहां से भी 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप ये एक्ट पढ़ लेना, ऑलरेडी पढ़ के आना है आपको, यही आपका होमवर्क है। यहां से हम 10 क्वेश्चन बहुत बेहतर वाले चूज करेंगे जो सभी एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब आगे से इतनी लंबी क्लास नहीं होगी, 20 से 25 मिनट के बीच में क्लास रहेगी बस, क्योंकि आज काफी ज्यादा इंट्रो यानी आपको बताना भी था इस सीरीज में क्या होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि वीडियो जब भी हम लेके आए वो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ, ठीक है, ये आपको सुंदर एग्जाम क्रैकर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुंदर एग्जाम क्रैकर, एग्जाम क्रैकर इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।